हम सीधे ले चलते हैं आपको आगे रूप की ओर। जय जोहार, मैं हरनाम मरावी और आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज। और हम अभी इस समय हैं बैहर में, चूँकि बैहर को जो है ज़िला बनाओ को लेके जो है लगभग 25-30 वर्षों से संघर्ष जारी है। और बैहर ज़िला बनाने को लेके आज यहाँ पर बालाघाट से हमारे बीच में दिनेश धुर्वे जी, वरिष्ठ समाज सेवी, साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभम उइके जी। सेवा जोहार। आप सभी को मेरा सेवा जोहार। और साथ में हमारे शुभम उइके जी के सभी साथी गण हैं, सभी को सेवा जोहार। सेवा जोहार। सेवा जोहार। और आज हम लोग एक होटल पे हैं और चाय पे चर्चा को लेके जो है आज खास परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, चूँकि अभी 2000 विधानसभा चुनाव जो है 2023-24 में जो चुनाव होने हैं, और चूँकि बैहर विधानसभा क्षेत्र तो ट्राइबल एरिया है, पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ तो जो भी कैंडिडेट होगा वो अपना एसटी ही होगा, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, आम आदमी कोई भी पार्टी से हो। लेकिन परसवाड़ा जो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के तहत आता है, बैहर बिरसा परसवाड़ा पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है। और यहाँ सबसे ज़्यादा बहुतायत संख्या में जो है ट्राइबल जो है आदिवासी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। चूँकि पिछले जो है पिछले परिसीमन में जो कुछ डोरा का जो क्षेत्र जो है वो जुड़ के बैहर में चला गया, लगभग 10-15 पंचायत जो हैं, तो वो सीधे बैहर विधानसभा क्षेत्र में एक राजनीति कहा जाए, षड्यंत्र कहा जाए, उसके तहत जो है ट्राइबल बेल्ट को जोड़ के बैहर में जोड़ दिया गया, जबकि बैहर पहले से ही पांचवी अनुसूचित क्षेत्र था। अब जो है बैहर को जो है परसवाड़ा को काट के सीधे हट्टा तरफ ले गया है। अब हट्टा में उधर जो है आदिवासियों की संख्या थोड़ी कम है, फिर भी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर में मेरे ख्याल से जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो हम आज चर्चा करते हैं। और आज़ादी के 75 साल हो गए, जो है कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही आज़ादी के अभी तक, लेकिन आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को हम बहुत ही गर्मा गर्मी जो है बात करना चाहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभम उइके जी, वरिष्ठ समाज सेवी बालाघाट। और सर जी, हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। जी। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर में बालाघाट जिला का बैहर, परसवाड़ा और बिरसा। और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? आप सभी को मैं सबसे पहले सेवा जोहार करूंगा और आपको धन्यवाद कि आप बाइट ले रहे। समस्या ये भी है कि आपको आंकड़ा समझना पड़ेगा कि ये भारत जो देश है वो किसका देश है। जिस प्रकार से सारी पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि भारत मूल निवासियों का देश है, पर हम आंकड़े की बात करते हैं। तो जैसे भारत के हम आदिवासियों की जनसंख्या की बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आज जाति पे जनगणना बंद कर दी है। कांग्रेस की सरकार थी जब 2011 में, उस टाइम एक बार गणना हुई थी, लेकिन आज की वस्तुस्थिति में भाजपा सरकार जाति में जातिगत ये गणना नहीं कर रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में हम जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल्य जिला है। जब 1947 को देश आज़ाद हुआ तो जातिगत और भाषा के हिसाब से गोंडवाना लैंड के नाम से गोंडवाना राज्य मिलना था। जैसे महाराष्ट्र में मराठी के हिसाब से मराठी महाराष्ट्र मिला, तो वैसे हिंदी भाषियों को मध्य प्रदेश मिल रहा था, वैसे गोंडवाना गढ़ के हिसाब से हमको गोंडवाना राज्य मिल रहा था। लेकिन उस टाइम जो एक साजिश हुई वो आज भी चलते आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमको देश आज़ाद हुआ 1947 से, लेकिन हम जिस बालाघाट जिले में रह रहे हैं, आज तक नेशनल पार्टी ने, ना कांग्रेस हो ना भाजपा, आज तक किसी आदिवासी को ना लोकसभा सीट मिली है। अगर हम बैहर को छोड़ देते हैं, ये रिजर्व सीट है, हम परसवाड़ा में आते तो परसवाड़ा में बहुत संख्यक में है आदिवासी समाज। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लिए, 1947 से ना कांग्रेस हो ना भाजपा, आज तक किसी भी आदिवासी को कांग्रेस या भाजपा ने अपनी टिकट नहीं दी है। और ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए। जी। क्योंकि समथिंग फिर भी कितने जनसंख्या होगी आदिवासी की परसवाड़ा विधानसभा? मैं जब 2019 की जनगणना देखा था तो उसमें था जनसंख्या थी परसवाड़ा विधानसभा की 2,20,000। आज हम लोग उसको थोड़ा और बढ़ा देते तो अभी की वर्तमान जो वोटर्स है वो 2.5 लाख हो गया होगा। इसमें तकरीबन 80 से 75 हज़ार तक आदिवासी जनसंख्या है। तब भी ये देखिए आप, ये दोगलापन देखिए कि जब कांग्रेस बात करती है कि हम आदिवासी हितैषी है, भाजपा बोलती है हम आदिवासी हितैषी। आप कल की डेट में देखिए कि भाजपाइयों ने एक आदिवासी को राज्यपाल बना दिए, कल के एक रानी दुर्गावती जी के नाम पे आप राष्ट्रीय पार्क बना दिए। पर जब हमको प्रतिनिधित्व का मौका आता है तो आप उसको
पंच सरपंच और जिला पंचायत सदस्य तक का ख़त्म कर देते हैं। और यही दोगलापन हमको सारे लोगों को बताना है कि कांग्रेस और भाजपा का यही एक नियम है कि पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य यहाँ तक को आदिवासियों को ख़त्म कर दीजिए। आप प्रतिनिधित्व भोपाल और दिल्ली का नहीं दीजिए। वीके जी, हम आपको अभी बीच में रोकना चाहेंगे। जैसे 5वीं अनुसूची जी, वो भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची स्पष्ट में लिखा हुआ है। 5वीं अनुसूची 244(1), 5वीं अनुसूची 244(1) में आदिवासियों का स्वशासन है। स्वशासन, मामा नाटे मामा राज उसमें बोलते हैं। और वहाँ पे आदिवासियों की एक रूढ़ी व्यवस्था, एक पारंपरिक उनका एक सीमा है। और क्या आज़ादी के 70, 75, 76 साल हो गए, इसके बाद भी क्या परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो वोटर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, क्या वो अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि हम इतना बहुतायत संख्या में होने के बाद भी क्या हम अपना एक प्रत्याशी जो है हमारा खुद का यहाँ पर कोई अपना प्रतिनिधित्व करने विधानसभा में जाए और 5वीं अनुसूची की बात करें और 5वीं अनुसूची को 100% यहाँ पर जो है हक अधिकार की बात करें विधानसभा में। चूँकि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से नानू कावरे जी बीजेपी से हैं और मधु भगत जी भी विधायक रहे हैं। इसके पहले जो है मुंजारी जी, दरबू सिंह वही के जैसे बहुत सारे विधायक रहे हैं पहले। लेकिन जो 5वीं अनुसूची का जो है अभी तक किसी ने विधानसभा पटल में 5वीं अनुसूची की बात नहीं रखा। क्यों? आपने बहुत लंबा प्रश्न पूछ लिया। इसमें मैं छोटा सा बताता हूँ आपको। सन 1996 में भूरिया कमेटी बनी। उन लोगों ने बोला कि पेशा कानून क्यों जरूरी है मध्य प्रदेश में, भारत में। तो ये पता चली कि हम लोग बहुसंख्यक और मूल निवासी है। तो जब हम परसवाड़ा की बात करते हैं, जैसे आपने बताया परसवाड़ा, बैयर और बिरसा में 5वीं 6वीं अनुसूची लागू है। समस्या ये है कि एक दो तरीके से काम होते हैं, एक धरातल पे होता है, एक आसमान में। तो भाजपा सरकार ने जो पेशा कानून डाली है, लागू करी। आप उसका राजपत्र में नियम देखिए, उसमें ये बोला गया है कि हम, इनका बोलना ये है हमने आदिवासियों को अधिकार दे दिए, लेकिन सच्चाई में ये है जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जो पेशा के अंतर्गत नियम बनाए, उसमें आदिवासियों को सिर्फ नाम मात्र के अधिकार दिए। धरातल में उसका एक भी नियम अप्लाई नहीं होता, यानी लागू नहीं होता। आप देखिए, जैसे इन लोग बोलते कि आदिवासी के क्षेत्र में आदिवासी का राज होगा, लेकिन अगर आदिवासी के क्षेत्र में आदिवासी का राज होगा तो आप सीट भी रिजर्व करिए। आप परसवाड़ा की बात करते 5वीं अनुसूची लागू है, तो सीट भी आप आदिवासी पे लागू करिए ना। और ये बात मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस और भाजपा से, आप अगर आदिवासी हितैषी है तो आदिवासियों को टिकट दीजिए। आप एक जाति विशेष वर्ग को आप लोग हमेशा आगे करेंगे। भैया, यहाँ पे एक छोटी सी समस्या मैं आपको अंतरात्मा से बताना चाहूँगा, और ये मेरी एक मार्मिक भावना है जो मैं आदिवासी होने के नाते बोल रहा हूँ। हम लोगों को सरकार ने रिजर्वेशन दी है, यहाँ पे समझिएगा एक सीमा। हम लोग गाँव से निकल के शहर जाते, बालाघाट शहर पहुँचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और बालाघाट में हम लोग कॉलेज पढ़ते, कॉलेज पढ़ने के बाद में हम नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन एक वहीं पे दूसरे सामान्य वर्ग का आदमी जो पहले से बालाघाट में रह के पहले से तैयारी कर रहा है, वो उसको नौकरी करना बहुत आसानी होगा क्योंकि वो पहले से कोचिंग कर रहा है। लेकिन एक गढ़ी से निकला हुआ लड़का, मालूम झोड़ा, कुकर्रा, यहाँ से निकला हुआ एक लड़का बालाघाट में जाके कैसे सेटल होगा जब उसके पिताजी एक किसान है। जी जी जी। तो ये हमारे लिए बहुत समस्या है, क्योंकि सरकार ने पेशा कानून लागू तो कर दिए पर धरातल में एक भी पॉलिसी उसकी अभी भी लागू नहीं हुई है। जी जी जी। इसका बीच में और रोकूंगा मैं जी। जैसे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जैसे बैहर, बिरसा, परसवाड़ा में पूरे 57-58 पंचायत में पूरे सरपंच रिजर्व हैं, एसटी रिजर्व हैं। यहाँ तक कि बहुत से जनपद क्षेत्र जो है वो भी रिजर्व है। और वहाँ जो जिला पंचायत का जब आता है चुनाव, तो जब पूरे सरपंच रिजर्व हैं, बहुत सारे क्षेत्र जो है वह जिला जनपद सदस्य भी रिजर्व हैं, तो जिला पंचायत का जो दोनों सीट है 26 और 27 वो आदिवासी होना चाहिए कि नहीं? ये एक सिंपल सा मामला है कि आप ये देखिए, जिसने खाना बनाया वही खाएगा, जिसका क्षेत्र है वही राज करेगा। तो बस मसलन यही मसला है कि अगर आपका क्षेत्र है तो राज आपका होना चाहिए। हाँ। मैं वही थोड़ी देर पहले वही बोला कि आदिवासियों को पंच, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य तक निपटा दिए। और जब विधायकी और इसके नेतृत्व की बात आती है तो उनको बोलते कि आप रिजर्व नहीं हो, आप रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप आदिवासी बहुतायत की बात कर रहे हो, जहाँ पे पेशा कानून लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है, तो वहाँ पे जितनी भी नेतृत्व करने वाली सीटें हैं वो भी आदिवासी रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र आपका है। जी जी, बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान 2023-24 जो चुनाव होने हैं, इसमें बालाघाट ज़िले से जाने माने हमारे अभी 2 बार जो है जिला पंचायत सदस्य रह चुके दल सिंह पंद्रे जी, क्षेत्र क्रमांक 26 से रहे, उसके बाद 27 से रहे, काफ़ी अच्छी जान पहचान भी है। तो ऐसे जो है समाज सेवी वो अपने विधायक एमएलए जो चुनाव जो है 23 में, वो अपने दावा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमको विधानसभा
से टिकट मिले और हम जो है विधायक बन के जाएँ और क्षेत्र की समस्या, वो उसमें जो है दिनेश ध्रुवे जी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है समाज का काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। क्या वो मरते दम तक समाज का ही काम करते रहेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या कांग्रेस से टिकट नहीं देनी चाहिए? देखिए मैं परसवाड़ा की बात करूं तो जिस प्रकार से आपने पहले जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे जी के बारे में बोले, वो हमारे बड़े भी हैं और मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा। वो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, 15 साल विधायक रहे। मसला ये है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको बेशक सामने आना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि आप परसवाड़ा क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहते हैं। आप अभी जिला पंचायत सदस्य हो और ये आपके पास में एक अच्छा मौका है जनता से जुड़ने का। आप तो 10 साल से राज कर रहे हैं जिला पंचायत में और बार-बार सीट बदल रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे थे कि आदिवासी समाज से आपका एक चेहरा है, पर अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, आपने दूसरा नाम बताया दिनेश कुमार ध्रुवे जी, बहुत अच्छे समाज सेवक है, पर मसला ये है भैया कि अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको पुख्ता तौर पे खुलकर सामने आना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप बैयर में देख लीजिए, एक मनोज सयाम एक युवा नेता है, धीरे धीरे सामने आ रहे जनता के सामने और नेतृत्व करने की मांग कर रहे हैं। पर मसलन ये है कि आपको जनता के दिल और दिमाग से जुड़ना पड़ेगा। आपने जो नाम बताया वो बेशक आदिवासियों में काफ़ी चर्चित नाम है, लेकिन अगर उनकी इच्छा शक्ति ये बोलती कि उनको चुनाव लड़ना है, जनता की ये मांग है कि परिवर्तन होना चाहिए और हम भी ये मांग रख रहे हैं कि समाज के तौर पे एक प्रत्याशी आना चाहिए। और हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अगर दल सिंह पंद्रे जी, दिनेश ध्रुवे जी या सुशीला सरोते, हमने एक और नाम सुना, अगर ये तीनों में अगर ये कोई सामने आता है पार्टीवाद को छोड़ के समाज के लिए, तो समाज उनको अपने सिरों पे रखेगा और उनको ताज पहनाने की जिम्मेदारी समाज लेगा। मेरा एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न। बैहर विधानसभा क्षेत्र जो है, बैहर विधानसभा क्षेत्र में संजय उइके जी, भगत जी, संजय उइके जी, भगत जी, क्या इनका रिजर्व कोटा है? क्या अनलिमिटेड है इनका? इन्होंने रिजर्वेशन करा लिया है ज़िंदगी भर मरते दम तक? देखिए, आपने मेरे परिजनों के बारे में पूछा, दोनों मेरे चाचा लगते, लेकिन दोनों के बारे में एक बात बोलूँगा कि ये बैहर का दुर्भाग्य कि पिछले 51 सालों से दोनों परिवारों ने राज करके आज बैहर की वस्तु स्थिति देखिए। खास मेन बैहर शहर में गड्ढे हैं, रोड के नाम पे गड्ढे। आप इधर चले जाइए काना मुख की तरफ, आप बैहर से उखवा की रोड देख लीजिए, परसा टोला में इतने गड्ढे, फिर उखवा से आप बैहर बालाघाट तक पहुंच जाइए, गड्ढों के नाम पे रोड नहीं मिलेगी। समस्या यह है कि रिजर्व सीट के नाम पे 2 परिवारों ने यहाँ पे नेतृत्व किया है, लेकिन नेतृत्व के नाम पे बैहर में आज भी विकास अपनी बाट खो रहा है। कि भैया विकास का आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहीं पे पास में हॉस्पिटल है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पत्रकार है, आप पता करिए कि बैहर हॉस्पिटल में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है क्या? महिला डॉक्टर है क्या? अगर एक आइए, हमने अभी मेरे को पता चला कि बैहर में डॉक्टर की कमी है, तो मैंने अपने बड़े भाई को भी बोला कि आप जाकर बैहर में सरकारी डॉक्टर बनो। तो बड़े भैया मेरे एमओ है। आज छोटी बहन को मैंने बोला कि आप बैहर बालाघाट में जॉब मत करो, रायपुर में मत करो, आप बैहर में जाओ। तो अभी छोटी बहन को अभी 1 सप्ताह पहले ही मैंने यहाँ पे डॉक्टर के लिए भेजा है। जहाँ पे लोग नहीं आना चाहते, वहाँ पे हमारा परिवार कुर्बानी देने के लिए तैयार है, पर जो नेतृत्व करता है वो कुर्बानी देने के लिए क्यों नहीं तैयार होता? मैं ये बोल रहा हूँ कि आदिवासी बच्चे बैहर में पढ़े और आपके बच्चे फॉरेन में पढ़े, विदेश पढ़े। यही हमको जो अंतर है इसको मिटाना है। मेरा लास्ट सवाल होगा, क्योंकि आप भी समाज का सेवा जो है, समाज की सेवा करते हैं। बैहर में, बालाघाट में जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर कई लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे जो है कई समस्या रहती है। तो आप भी जैसे जल जंगल ज़मीन को लेके हैं, विस्थापन, अगर कोई विस्थापन हो रहा है कोई गांव, या फिर फॉरेस्ट वाला परेशान कर रहा है, जो भी बहुत सारे तमाम मुद्दे को लेके आप वहाँ बालाघाट में कलेक्ट्रेट में जाते हैं, शासन प्रशासन अमला के पास जो है उनकी दुख को जो है वहाँ रखते हैं और काफ़ी लंबी संघर्ष लड़ाई कर रहे हैं। और आज युवा चेहरे में आपका नाम आ रहा है, आने वाले समय के आप एमएलए भी हैं बैहर विधानसभा क्षेत्र से। ये तो भैया ये आप कह रहे हैं, बाकी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फल खाना है, आपको खाना खाना है, तो खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे। मैं आज वो मेहनत कर रहा हूँ कि लोगों को जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। लोगों को अगर खून लग रहा है तो मैं खून की व्यवस्था करवाता हूँ, अस्पताल की व्यवस्था करवाता हूँ, और जो भी छोटे मोटे काम है। बस समस्या ये है कि अगर बैहर के नेता ये समझ जाए कि विस्थापन आज बैहर की बहुत बड़ी समस्या है, अगर बैहर के नेता ये समझ जाए कि यहाँ पे रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, तो यहाँ के जो युवा हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाके रोजगार नहीं करेंगे। यहाँ के युवा बालाघाट जाके पढ़ाई नहीं करेंगे। वो अगर बैहर ही जिला बन जाए तो बैहर के युवा बैहर में ही पढ़ेंगे ना, जिले में। समस्या ये है, बस आपको यही बताना है। तो अभी आप सुन रहे थे चाय पे चर्चा, और हमारे साथ में
जो है शुभम उइके जी बालाघाट से, चूँकि हिरासन भाई उइके जी जो हैं उनके सुपुत्र हैं और जाने माने चेहरा हैं बालाघाट ज़िले के अंदर में। पूरा बालाघाट ज़िला जो है इन्हें जानता है, बालाघाट ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तीनों राज्य के जो है इनको जानते हैं और समाज के लिए जो है दिन रात काम करते हैं। और ये क्षेत्र की बैहर विधानसभा क्षेत्र की जनता का कहना है, युवा लोगों का कहना है कि आने वाले भविष्य के जो हैं शुभम उइके जी आने वाले समय में ये निश्चित ही एमएलए होंगे और समाज की सेवा करेंगे। फिर हम और चाय पे चर्चा नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सेवा जोहार।